कक्षा 12 के लिए हिंदी की आधार ध्वनि पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2। पाठ संख्या 4, डायरी के पन्ने। लेखिका एन फ्रैंक। अनुवाद सूरज प्रकाश। पाठ परिचय। डायरी के पन्ने। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ इसके कुछ अंश दिए जा रहे हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है युद्ध। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब यहाँ यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहां 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गरेट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूइश इमिग्रेशन से आया बुलावा। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता। पैदल, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर चलना मना था, उस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी। यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज्यादा ही वक्त काट ले गए। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आजाद कराया गया, अप्रैल 1945 में, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी मां और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर जब उसे सफेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तब उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की थी। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों के समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा, तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और शनह शनह वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई।
यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। लेखिका परिचय। एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित ये कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है। पृष्ठ संख्या 53। पाठ संख्या 4। डायरी के पन्ने। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूं। लेकिन ये मत पूछो कि कहां और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूं कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वो दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पढ़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गरेट नजर आई। वो बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वो फुसफुसाई। मां मिस्टर वान दान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नजारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। पृष्ठ संख्या 54। मार्गरेट ने उस वक्त कहा था कि जब वो ड्राइंग रूम में मां की राह देख रही थी, मां मिस्टर वान दान से पूछने गई हैं कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। ये ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, मां के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये हेलो ही होगा, मैंने कहा। दरवाजा मत खोलो,
मार्गरेट ने हैरान होते मुझे रोका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से मां और मिस्टर वान दान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गरेट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गरेट को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि वान दान मां से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गरेट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि ये बुलावा पापा के लिए नहीं, बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गरेट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहां से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वो नहीं जाएगी। मां ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास? हम कहां जाकर छुपेंगे? शहर में? किसी घर में? किसी परछत्ती पर? कब? कहां? कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गरेट और मैंने अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबो गरीब चीजें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लेमेन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सकें। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गईं। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थीं। पृष्ठ संख्या 55। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डश्मिट को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वो रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गरेट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से ये सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रहीं। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम फ्रिज में रात गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी
कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन, कैसा लग रहा है तुम्हें? मार्गरेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थीं और वो अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वो मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वो अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। पृष्ठ संख्या 56। मूर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डश्मिट के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहां छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीजें यही दर्शाती थीं कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल, तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 57। गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। ये तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गरेट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूं। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेप वोस्क्वेल था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्क्वेल, बेप के पिता, 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तल जमीन पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से
गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है, जहां इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। पृष्ठ संख्या 58। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है, जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है, जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। यह बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहां बेप, मिएप और मिस्टर क्लेमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दमघोंटू अंधियारा कमरा है। ये बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। ये पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसमें दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। ये रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। ये परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों के दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है, जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। पृष्ठ संख्या 59। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गरोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं, तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि ये मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। ये मिस्टर और मिसेस वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा।
इसे कॉमन रूम, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वान दान के लिए बेडरूम का काम करेगा। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी और मियानी यहां भी हैं। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 60। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूं कि तुम जानो हम कहां आ पहुंचे हैं। मैं यहां कैसे आ पहुंची हूं, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंस एंड ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मियप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर, बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की जरूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। मां और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गईं, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गरम खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। मां और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मियप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गईं और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 61। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा ये होगा कि और अधिक किफायत, और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। कितना मजेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है ये अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4, 4:30 बजते ही। हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो वक्त हम ऊल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियां बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर
पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के जमाने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूंकि मुझ अकेली को ही ये सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ, महाराज डसेल के साथ, ये लंबोतरा सकरा कमरा शेयर करती हूं, और चूंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। पृष्ठ संख्या 62। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेस वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती हैं। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूं तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूं, तो वे इतनी ज्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूं या रो ही सकती हूं। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूं कि मैं जो कुछ हूं उससे अलग होना चाहती हूं, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूं, जो मैं हूं या जो मैं होना चाहती हूं। मेरी प्यारी किटी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूं, लेकिन मैं चीजें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूं कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 63। शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे, और इस तरह से हमने वो उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। ये ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा।
इन्हें कर अदा करने के उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गिएज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसिल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसिल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका हैं, उनके ये पत्र ठीक करती हैं। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच ये सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। आप कहां जख्मी हुए थे? स्नालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूं जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वो उसी उत्साह में होगा कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 64। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूं और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूं। इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूं। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं हैं, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूं। बेप, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूं।
हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं ज़बानी याद हैं। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूं, मैं सबके चेहरों पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूं और ये भी बता सकती हूं कि कोई ना कोई जरूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूं। मेरा ये जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहां तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूं और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूं और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 65। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेस वान दान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चारलोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। पृष्ठ संख्या 66। नतीजा ये होता है कि लतीफा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग ग्वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की ये हालत है कि यहां नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीजों में ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वो सब कुछ दोहराने की आदत ना होती जो मिस्टर क्लेमेन, जॉन, मिएप पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काटकर रोके रहती हूं कि कहीं किसी को टोक ना दूं। छोटे बच्चे, खासकर ऐन, कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करें, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। जॉन और मिस्टर क्लेमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं।
कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं। और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोजाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं। जन्मदिनों और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं। हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही हैं। उनमें काफी सच भी है। अभी मिस्टर क्लेमेन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्वरसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने में सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड ना हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फलां दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 67। बुधवार 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी किटी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो, ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूं। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या-क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूं, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजमुईडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं। तुम्हें सबकी कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। पृष्ठ संख्या 68। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों में खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं।
लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फिरी मिलेगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दो तो 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.5 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी हुआ है। खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 69। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सिर घूम रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था, सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थीं। मर्द लोगों का यही कहना था। बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने अटारी अटारी पर चले गए। वहां हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोज़ार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकें, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ ये कि एक तो वो पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थीं ही। मोश्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वान दान हमारे साथ थे। ये कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे।
उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था, क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे, तो हमें ये ब्रुश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आएं। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, मैंने मार्गोट से कहा। तय है, पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूं कि सेंधमारी हो रही थी। पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, मां, मिसेस वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बात ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रहीं। उसके बाद का मामला है। मेरा सोचना सही था। पृष्ठ संख्या 70। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आईं। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वानदान। दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थीं। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वो नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वो लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आईं। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका ये प्रयास निष्फल कर दिया गया।
बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट ये था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थीं। अब वे पुलिस की बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वानदान ने डसेल साहब की किताबें उठाईं। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन। पृष्ठ संख्या 71। मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूं। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्ढियों का एक सेट, 2 बेल्टें, 1 रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मिएप की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियां, और सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। यहां हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। पृष्ठ संख्या 72। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगें, डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपें और थके टूटे हारे और लुटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाए। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता? उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत।
ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक हैं। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूं। लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूं कि मैं खुद को बदलना चाहती हूं, बदलूंगी और काफी हद तक बदल चुकी हूं। तब ऐसा क्यों है, मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूं कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार खां समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूं? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूं या वे सब ही हैं? ये सब वाहियात लगता है, मुझे पता है। लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेस वानदान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं। मूर्ख, जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती मिसेस वानदान और मूर्खाधिराज डसेल हैं। मिसेस वानदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूं। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही 30 मार समझती हूं क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। पृष्ठ संख्या 73। ये बात डसेल पर भी फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूं। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूं। और यदि मां अपनी सलाहें देना शुरू करती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है। कैसे होगी इससे मुक्ति? जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता। मुझे कोई नहीं समझता। ये वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूं कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूं कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो, नहीं क्या किटी? मैं मानती हूं कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कई बार
कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूं कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूं, उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूं, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूं। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पृष्ठ संख्या 74। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वो मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वो अपनी मम्मी को भी इजाजत न देता। वो दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वो अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। इसके बावजूद वो अपने भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। निश्चय ही वो मेरी तुलना में ज्यादा घुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूं। हालांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वो मैं थ्योरी में जानती हूं, व्यवहार में नहीं। कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी, जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं, मैं असली चीज की कमी महसूस करती हूं और जानती हूं कि वो मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूं और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूं? मैं उस वक्त को याद करती हूं जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, चांदनी और खिलती कलियां, इन चीजों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा ना होता। मेरे यहां आने के बाद चीजें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है। बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। ये गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं। बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नजारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में ये पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी
और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नजारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। पृष्ठ संख्या 75। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। ये मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। ये वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूं। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूं। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि यह गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूं। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सब को सहती चली आ रही थीं, जो कि बेवकूफी ही थी। चूंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, ये उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। पृष्ठ संख्या 76। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है।
औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। वो जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भर्त्सना करती हूं वो है हमारे मूल्यों की प्रथा, और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूं जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रुइफ जी से पूरी तरह सहमत हूं जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है। उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, ये लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफें सहती हैं। तुम्हारी N.M. फ्रैंक। पृष्ठ संख्या 77। अभ्यास। प्रश्न 1। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या हिरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। प्रश्न 2। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? प्रश्न 3। प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें। प्रश्न 4। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। प्रश्न 5। एन ने अपनी डायरी किटी, जो एक निर्जीव गुड़िया है, को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? पृष्ठ संख्या 78। नाजी दस्तावेजों के 5 करोड़ पन्नों में एन फ्रैंक का नाम केवल एक बार आया है, लेकिन अपने लेखन के कारण आज एन हजारों पन्नों में दर्ज है, जिसका एक नमूना यह खबर भी है। नाजी अभिलेखागार के दस्तावेजों में महज एक नाम के रूप में दफन है एन फ्रैंक। बादरोल सेन 26 नवंबर एपी। नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई एन फ्रैंक का नाम
हॉलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थी। नाजी नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार एक जीर्ण शीर्ण फाइल में 40 नंबर के आगे लिखा हुआ है एनी फ्रैंक। एनी की डायरी ने उसे विश्व में खास बना दिया है, लेकिन 1944 में सितंबर माह के किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी। एक भयभीत बच्ची जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पशुओं को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच रेड क्रॉस ने वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्र कर इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस यानी ITS को भेजे थे। ITS नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई थी। इस युद्ध के समाप्त होने के 6 दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति विशाल ITS अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा बचे लोगों, उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। 1,75,00,000 लोगों के गारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन आम लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य जर्मनी के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फाइलों में उन हजार यातना शिविरों, बंधुआ मजदूर केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है। किसी जमाने में थर्ड रीख के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में कई अभिलेखागार हैं। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का लेखा जोखा रखा गया है। ITS में एनी फ्रैंक का नाम नाजी दस्तावेजों के 5 करोड़ पत्रों में केवल एक बार आया है। वेस्टरबोर्ग से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फाइल में फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज हैं। इस सूची में एनी का नाम, जन्मतिथि, एम्स्टर्डम का पता और यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारीख दर्ज है। इन लोगों को कहां ले जाया गया, यह कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। ITS के प्रमुख यूडो जोस्ट ने पोलैंड की यातना शिविर का जिक्र करते हुए कहा, यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह ऑस्ट्रिच था। एनी, उनकी बहन मार्गरेट व उसके माता पिता को 4 अन्य यहूदियों के साथ 1944 में गिरफ्तार किया गया था। एनी डच नागरिक नहीं, जर्मन शरणार्थी थी। यातना शिविर के बारे में एनी फ्रैंक की डायरी 1952 में एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से छपी। साभार, जनसत्ता, 27 नवंबर 2006।